everyone, this is Shubhi Shukla and this is your own channel Master Study Club. Today we will have session 5. But before starting the video, if you are new at our YouTube channel and you haven't subscribed it yet, then please subscribe it and yes, don't forget to hit the bell icon. तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं. आज हमारे पास क्या है? रिटन कम्युनिकेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज रिटन कम्युनिकेशन? रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन थ्रू रिटन वर्ड्स इज कॉल्ड रिटन कम्युनिकेशन. जो भी चीज़ों को हम लिख के कुछ इंफॉर्मेशन पास आउट करते हैं या फिर कुछ पाते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन को हम रिसीव करते हैं या फिर पास आउट करते हैं दूसरों लोगों तक, तो वो हो जाता है थ्रू रिटन. ओके, थ्रू रिटन वर्क, तो वो हो जाता है रिटन कम्युनिकेशन. जब हम कोई चीज़ लिख के कोई इन्फॉर्मेशन पास आउट करते हैं या फिर रिसीव करते हैं, वो हो जाता है हमारा रिटन कम्युनिकेशन. और ये मेनली कहाँ पे आता है? इट इज़ मोस्टली यूज्ड फॉर फॉर्मल वर्क्स. ये रिटन कम्युनिकेशन जो होता है, ये ज़्यादातर यूज़ कहाँ पे होता है? इसका जो ज़्यादा यूज़ है वो कहाँ होता है? फॉर्मल वर्क के लिए. लाइक जब भी आप फॉर्मल लेटर्स लिख रहे होते हो, जैसे प्रिंसिपल को एप्लीकेशन देना होता है, तो वो रिटन फॉर्म में लिखते हो ना. आप अपनी इन्फॉर्मेशन ही तो देते हो प्रिंसिपल को या क्लास टीचर को कि आपको लीव चाहिए, आप इस वजह से नहीं आ पा रहे हो स्कूल, या फिर मतलब जिस भी कारण के लिए आप लिख रहे हो वो लेटर, तो उसमें आप इन्फॉर्म ही तो कर रहे हो ना सामने वाले को. तो एग्जाम्पल सबसे बेस्ट वही है, स्कूल का एप्लीकेशन लेटर. या फिर जब थोड़ा बड़ा हो जाते हो, अगर कोई आपकी सोसाइटी में, कोई एरिया में आपके कुछ प्रॉब्लम है, तो आप म्यूनसिपालिटी को लिखते हो, नगर निगम जिसको कहते हैं ना, तो वहाँ पे आप लेटर लिख के भेजते हो. इस तरीके के बहुत सारे जितने भी ऑफिशियल वर्क्स होते हैं, वो ज़्यादातर रिटन कम्युनिकेशन के थ्रू ही होते हैं. कोई एक कंपनी है, वहाँ पे क्या होता है, कोई इन्फॉर्मेशन पास आउट करनी है और वहाँ पे कई सारे वर्कर्स हैं, तो आप क्या करते हो? सिंपली एक नोटिस देते हो और उसको पास करते हो, राइट? कि अपने पियोन से कह दिया कि इसको ले जाके सारे एम्प्लॉयज़ को दे दो, तो वो पास आउट करता है और सारे एम्प्लॉयज़ को उस कंपनी के इंफॉर्मेशन वो जो पर्टिकुलर होती है वो मिल जाती है. ठीक है, तो वो होता है रिटन कम्युनिकेशन. ये मोस्टली फॉर्मल वर्क के लिए यूज़ किया जाता है. अभी आ जाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन. तो बेसिकली वी हैव if when we talk about components of written communication, then you can think of 5 C's. Simply you can think of 5 C's. What are those 5 C's? First one is coherence. Coherence क्या होता है? How well your content is organized. Coherence का मतलब होता है आप जो भी चीज़ को लिखे हुए हो वो कितना अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है. लाइक आप एक पैराग्राफ लिख रहे हो, तो आपका जो पैराग्राफ होगा वो कितने अच्छे से, मतलब एक पैरा है, फिर दूसरा पैरा बना रहे हो, फिर तीसरा पैरा बना रहे हो, बट उसको लिखने का एक जो ढंग होता है, एक ओवरऑल जो व्यू पॉइंट होता है, वो होता है कोहेरेंस. आप कितने अच्छे तरीके से अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज करोगे, वो होता है कोहेरेंस, राइट? नेक्स्ट क्या है? कोहेशन. कोहेशन क्या होता है? फ्लो ऑफ आइडियाज, और यू कैन से कनेक्शंस इन सेंटेंसेस. जब भी आप एक पैरा लिख रहे हो, एग्जाम्पल वापस से पैरा कर लेते हैं, एक पैराग्राफ आप लिख रहे हो और वहाँ पे क्या करना होता है आपको? कोहेशन अगर आपको वहाँ पे दिखाना, तो आप क्या करोगे? एक पैरा में पहला एक पॉइंट तक, एक फुल स्टॉप तक आप एक, जैसे लिखा आपने, माई नेम इज दिस दिस दिस. ओके, माई नेम इज सपोज XYZ. ओके, देन यू विल हैव टू कनेक्ट द अनदर सेंटेंस विद फर्स्ट वन. अगर मान लो आप ऐसा लिख रहे हो कि माई नेम इज दिस दिस दिस, एंड आप कहीं और चले जा रहे हो, इंट्रो आपके बारे में है, वो पैरा जो है वो इंट्रोडक्शन आपके बारे में है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, बट यू आर इंक्लूडिंग ऑल द पीपल एंड मैन अराउंड द वर्ल्ड और अराउंड योर सोसाइटी और योर फैमिलीज. ओके, तो क्या करना है वहाँ पे कोहेशन में आपको कनेक्शन दिखाना है. अगर वहाँ पे पैरे में आपको ये बोला गया है कि इंट्रोडक्शन अबाउट योर सेल्फ, तो वहाँ पे आपको क्या बोलना है? अपने बारे में सिर्फ बताना है, राइट? कि माई नेम इज दिस, माई एज इज दिस, या आई एम दिस मच ओल्ड ईयर, राइट? तो ऐसा कनेक्शन होना चाहिए. ये नहीं कि आप एक सेंटेंस कुछ लिखो और दूसरा पता नहीं कहाँ देश का आ गया. ठीक है, तो कनेक्शन होना चाहिए सेंटेंसेस के बीच में, राइट? तो वो होता है कोहेशन. थर्ड क्या है? कंसीजन. डीप नॉलेज इन ब्रीफ एक्सप्लेनेशन. शॉर्ट में आप कितना ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हो. जिससे कुछ लोगों ने मुझे भी कमेंट किया है कि आपने ब्रीफली बहुत अच्छे तरीके से समझाया है.
ठीक है। तो अब मेरा काम क्या है, मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब वो मेरे क्या कह सकते हैं, मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना कि मैं कितने अच्छे तरीके से और कितने शॉर्टली समझा सकती हूँ। अभी मेरे ऊपर ये प्रेशर होता है कि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो, राइट। तो क्या इसको माइंड में रखते हुए मैं शॉर्ट में ज़्यादा चीज़ें समझाने की कोशिश करती हूँ। तो सेम यहाँ पे भी कंसीजन में होता है, शॉर्ट में डीप नॉलेज देनी है, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन में आपको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज कोई एक दे सकता है वो दे सके, ठीक है। जैसे नोटिस होती है, वहाँ पे आपको एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, वहाँ पे इवेंट के बारे में आपको सब कुछ लिखा दिया जाता है, बट वो रहता तो बस एक पैरा या 2 पैरा में होता है ना, ठीक है। पूरा इवेंट सोचो, पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज करना है। मान लो जैसे लखनऊ महोत्सव होता है, ठीक है, तो वहाँ के लिए भी कुछ लिया जाता है ना, परमिशन वगैरह, तो उसमें भी नोटिस वगैरह दिया जाता है क्योंकि वो ऑफिशियल वर्क है, राइट। तो वहाँ पे क्या करते हैं, वो एक ही पेज में तो लिख के देते होंगे एप्लीकेशन, 4-5 पेज थोड़ी ना लिख के देते होंगे। तो शॉर्ट में पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज करने की बात कर रही है, पूरी चीज़ें बता रही है, टाइमिंग, कब से कब तक, दिन, ठीक है, क्या क्या हो सकते हैं, कितनी जगह चाहिए उनको, सारी चीज़ें एक सिंपल से छोटे से पेपर में लिख के दिया है। तो शॉर्ट में कितना ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं वो होता है कंसीजन। नेक्स्ट वन इज क्लैरिटी। क्लैरिटी क्या होता है, नीड एंड वेल एक्सप्लेन्ड। क्लैरिटी मतलब सबसे क्या, पहला क्या होता है, क्लियर, नीट, साफ सुथरा होना चाहिए ना, बहुत ज़्यादा क्लमसी ना हो, देखने में समझ में आए कि हाँ ये क्या लिखा है। और क्या होता है, वेल एक्सप्लेन्ड, जिसको समझने में हमें ज़्यादा दिक्कत ना हो। जैसे कहते हैं ना कि जब कोई टीचर आपको कोई बुक सजेस्ट करता है तो कहता है कि ये इजी लैंग्वेज में अच्छी है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लो एनसीईआरटीज़ की, एनसीईआरटी जो होती है वो सिंपल लैंग्वेजेस में लिखी होती है, बट उसकी जो मीनिंग होती है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन्ड होती है, इट्स मतलब अपने आप ही में एक्सप्लेन्ड होती है, मतलब इतनी ज़्यादा इफेक्टिव होती है कि उसके आगे बाकी सारी बुक्स एक तरीके से फेल हैं, ठीक है। तो वही है यहाँ पे, एक तो साफ सुथरा होना चाहिए, दूसरा क्या है, वेल एक्सप्लेन, अच्छी तरीके से वो एक्सप्लेन होना चाहिए। 5 क्या है, करेक्टनेस। करेक्टनेस क्या होता है, करेक्टनेस रिफर्स टू फैक्चुअल करेक्टनेस एज वेल एज ग्रामेटिकल करेक्टनेस। अभी देखो, आप कोई एक बुक लिख रहे हो या फिर आप कोई एक स्टोरी लिख रहे हो, राइट, तो उसमें आपको फैक्ट्स देने हैं, ठीक है। तो फैक्ट्स जो होंगे, जैसे हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री को एग्जांपल ले लो, यहाँ पे हिस्ट्री बुक होती है, वहाँ पे वो ईयर्स दिए होते हैं ना, 1947 में हमारा आज़ादी मिली थी इंडिया को, ठीक है, 26 जनवरी ये होता है, 15 अगस्त ये होता है। तो इस तरीके के जो डेटा होते हैं, ठीक है, तो डेटा जो है वो फैक्ट्स होते हैं एक तरीके के। तो हम जो भी वो पर्टिकुलर चीज़ लिख रहा है, जैसे राइटर्स होते हैं बुक लिखने वाले, तो जो वो लिख रहा है उसको फैक्ट के बारे में पूरी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, कोई मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए। एज इट इज़ हमको वो डेट या फिर वो जो भी फैक्ट है उसको एज इट इज़ हमें लिखना होता है, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वो हमेशा करेक्ट होना चाहिए। अब ये तो हो गई फैक्चुअल की बात कि फैक्चुअल करेक्टनेस होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, ग्रामेटिकल करेक्शन। अभी आप मान लो इंग्लिश ग्रामर की बुक लिख रहे हो और पता लगा उसी में आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दी, ठीक है, इस की जगह आर लगा दिया, आर की जगह एम लगा दिया, ठीक है। तो उसमें क्या, अब बुक से क्या होता है, बच्चों को नॉलेज मिलती है, राइट। तो बच्चों को नॉलेज मिलेगी तो वो आगे चल के, कहते हैं ना बच्चे भविष्य होते हैं किसी एक कंट्री का। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक, अगर जो पढ़ाने वाला ही ग्रामेटिकल मिस्टेक करेगा, मतलब जो बुक लिख रहा है वही ग्रामेटिकल मिस्टेक करेगा, तो बच्चे क्या सीखेंगे। तो वो भी हमेशा करेक्ट होना चाहिए, तो उस पर कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो अभी बात कर लेते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। तो एडवांटेजेस में पहला एडवांटेज है परमानेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो रिटन कम्युनिकेशन होता है ये परमानेंट मीन्स होता है, मतलब ये एक बार लिख गया तो ये परमानेंटली हमारे पास एज अ रिकॉर्ड बन के रहता है हमारे पास, ठीक है, तो ये परमानेंट है। नेक्स्ट क्या है, मोर प्रिसाइज एंड एक्सप्लिसिट। बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज मतलब होता है एग्जैक्ट, एंड एक्सप्लिसिट मतलब होता है क्लियर, राइट। तो ये बहुत ही ज़्यादा एग्जैक्ट, जो भी नॉलेज आपको बुक से मिलती है वो एकदम एग्जैक्ट मिलती है ना, तो ये बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट होता है और क्लियर होता है, बहुत ज़्यादा ही एक्सप्लिसिट होता है। थर्ड पॉइंट क्या है, प्रोवाइड्स रिकॉर्ड्स एंड रेफरेंसेस।
अभी जब ये परमानेंट मीन्स है तो हमको रिकॉर्ड्स है हमारे पास, ठीक है, और क्या है, रेफरेंसेस, हम किसी को रिफ़र कर सकते हैं। जैसे टीचर कभी वो बुक पढ़े होंगे, अब जब वो टीचर बने, आपको पढ़ाने लगे, तो वो आपको रेफरेंस कर रहे हैं कि हाँ ये बुक आप परचेज़ करो, ये बुक अच्छी है। या फिर आप अपने फ्रेंड को परचेज़ करने के लिए बोलते हो ना, रिफ़र करते हो कि हाँ ये वाली बुक अच्छी है यार, पढ़ के देखो, राइट। तो रेफरेंस और रिकॉर्ड, रेफरेंस मतलब यहाँ पे एक तो रेफरेंस रिफ़र करना हुआ, दूसरा रेफरेंस क्या है, आपको अच्छी खासी नॉलेज मिल जाती है, वेदर इट इज़ फॉर फ्यूचर और इट इज़ फ्रॉम हिस्ट्री, ठीक है। तो रेफरेंस दो तरीके का, एक रिफ़र करना और दूसरा आगे और पीछे की नॉलेज मिलना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, लीगल डिफेंसेस डिपेंड ऑन इट एज इट इज प्रोवाइड्स वैलिड रिकॉर्ड्स। लीगल डिफेंसेस, जितने भी लीगल काम होते हैं वहाँ, जैसे कोर्ट वगैरह के जो काम होते हैं वो हमेशा रिटन फॉर्म में होते हैं। क्यों? क्योंकि वो वैलिड रिकॉर्ड होता है, लिखने वाला जो होता है वो वैलिड। अब किसी जज ने लिखा है, कोई एक फैसला सुनाया इन द सेंस वहाँ कोर्ट में तो बोला ही होगा ओरली, बट वो लिख के भी रखा होगा। जैसे देखा होगा आप लोगों ने जो एडवोकेट्स होते हैं, वकील, उनके पास बंचेस ऑफ फाइल्स होती हैं, ठीक है। तो वो क्यों, वो रिकॉर्ड बना के रखती हैं। पुलिस लोग रिकॉर्ड बनाते हैं कि ये क्रिमिनल था, ये इतने सालों के लिए इसको मिली है सज़ा, या जो भी, मतलब तो वो रिकॉर्ड्स बना के रखते हैं क्योंकि वो एक वैलिड रिकॉर्ड होता है, ठीक है। वो एक ऑफिशियल के द्वारा लिखा गया होता है, ठीक है, वो एक प्रोफेशनल के द्वारा लिखा गया होता है, इसलिए वो वैलिड रिकॉर्ड कहलाता है। और लीगल डिफेंसेस में स्पेशली वो यूज़ किया जाता है। अभी आ जाता है डिसएडवांटेजेस में। डिसएडवांटेजेस का फर्स्ट पॉइंट क्या है, कंपैरेटिवली कॉस्टली। अगर हम इसको बाकी 3 जो कम्युनिकेशन के टाइप्स थे उससे कंपेयर करें तो ये ज़्यादा कॉस्टली है, लिखने में खर्च ज़्यादा आता है। मान लो आपको बहुत ज़्यादा कोई बुक लिखनी है, बुक लिखने के लिए आपको राइटर को पैसा देना पड़ेगा, जहाँ से आप जो चीज़ें ले रहे हो लाइक पिक्चर्स वगैरह, तो वहाँ भी आपको पैसा देना पड़ेगा, फिर प्रिंटिंग वालों को आपको पैसा देना पड़ेगा, फिर सेलिंग एंड एडवर्टीजिंग मतलब एडवर्टीजमेंट वालों को पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इंक्लूड होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंस्टेंट क्लैरिफिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। तुरंत का तुरंत हम किसी चीज़ को, अगर कोई डाउट है हमें रिटन कम्युनिकेशन में, जो जैसा कोई एक नोटिस आई उसमें हमको अगर कोई डाउट है तो वहाँ पे तुरंत हम उस डाउट को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे इंस्टेंट क्लैरिफिकेशन नहीं हो पाता है, वहाँ पे इंस्टेंट क्लैरिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको जैसे पास बाई पास होके हमारे पास आया है कोई नोटिस और फिर हमको वो मिला, तो हमको जैसे वो जो नोटिस है वो कोई दूर से भी तो आ सकता है, जिससे कोई लेटर होता है वो भी कहीं दूर से आता है, ठीक है। तो हमको क्या, जब क्लैरिफाई करना है या तो हम फ़ोन का यूज़ करें, बट यहाँ पे रिटन की बात हो रही है तो रिटन के लिए हमको वहाँ पे जाना पड़ेगा, तो वहाँ पे काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है, आने जाने में। तो इसलिए तुरंत का तुरंत हम उस चीज़ को क्लैरिफाई नहीं कर सकते हैं, जो भी हमारे डाउट्स हैं रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर लेटर और नोटिस। नेक्स्ट क्या है, टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग क्यों है? क्योंकि इसको लिखने में टाइम ज़्यादा लगता है। पहली बात, लिखने में टाइम ज़्यादा लगता है। अब जैसे वहाँ पे आप लोगों ने कंपोनेंट्स में पढ़ा था ना कि इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना होता है, प्लस उसमें ये दिमाग लगाना होता है कि शॉर्ट में हम कैसे ज़्यादातर नॉलेज दे सकते हैं बच्चों को या जिन भी लोगों को हम लिख रहे हैं। और क्या होता है, वेल डिफाइंड होना चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करके हमारा टाइम कंज्यूमिंग जो है, मतलब जो टाइम आवर्स हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, एडिशनल वर्कलोड। अभी जो ऑफिस वर्क्स हैं वो होते हैं, वहाँ पे पहले से कई सारे काम होते रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या, वहाँ पे एक वर्कलोड अलग से एडिशनल अलग से एक वर्कलोड बढ़ जाता है एम्प्लॉयज़ के ऊपर। जैसे आपको डिजिटली कुछ टाइप करना है, ठीक है, कंप्यूटर्स वगैरह में, और या फिर आपको कुछ रिटन फॉर्म में, मतलब कोई पेपर में भी लिखना है, तो आपके पास तो पहले से ही बहुत ज़्यादा ऑलरेडी काफ़ी काम है, ठीक है। उसके ऊपर से एडिशनल जो है वर्क वो बढ़ जाता है, तो इसलिए ये एडिशनल वर्कलोड कहलाता है, ठीक है। तो ये थे एडवांटेजेस एंड ये थे डिसएडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे ये जो मेन टाइप्स होते हैं कम्युनिकेशन के वो एंड अप हो रहे हैं, राइट। तो पढ़ लेना एंड एग्ज़ाम में अच्छा करना। थैंक यू एंड बाय बाय। हेलो एवरीवन,
तो आज हम सेशन 6 लेकर के आए हैं, ठीक है। तो इसमें अभी जो हम अभी तक कम्युनिकेशन स्किल में जो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन थे वो पढ़ रहे थे। अभी सेशन 6 में क्या पढ़ना है हमको? इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स। वहाँ पे हम कम्युनिकेशन स्किल पढ़े थे, यहाँ पे हमें इंग्लिश लैंग्वेज स्किल पढ़ना है। अब भाई कम्युनिकेशन करते वक्त चाहे हम बोल रहे हों चाहे हम लिख के कम्युनिकेट कर रहे हों, वहाँ दोनों पे क्या करना है, हमें लैंग्वेज पे अच्छा कमांड हमारा होना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो चैप्टर है, ये जो सेशन 4 आपके बुक के हिसाब से है वो दिया गया है ताकि आप ये भी समझ सको। तो पहले हम स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? सबसे पहले तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकूं आपकी पढ़ाई में, और बेल को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? ये जो 8 चीज़ हैं और कभी कभी 9 चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। कुछ स्कॉलर्स 9th पार्ट को यूज़ करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो यहाँ आपके बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे 8 मेन पार्ट्स दिए गए हैं स्पीच के। जब कलेक्टिवली हम सारी चीज़ों की बात करते हैं तो वो हो जाता है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच, ओके। तो अभी हम बात कर लेते हैं नाउन की। अब हाँ, एक बात और, ये जितनी चीज़ें हैं इसका वीडियो मैंने पहले से बना रखा है, अगर आप चाहें तो वहाँ पे आपको डिटेल चीज़ें हैं इसकी मिल जाएंगी, तो वो यहाँ पे ऊपर लिंक कर दिया जाएगा। ऑलराइट, तो अभी स्टार्ट करते हैं। नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। किसी भी नेम ऑफ पर्सन, किसी भी इंसान के नाम को, किसी जगह के नाम को, किसी चीज़ के नाम को, किसी जानवर के नाम को हम नाउन कहते हैं। तो किसी मतलब सिंपली आप ये कह सकते हो कि किसी के नाम को हम नाउन के कैटेगरी में डालते हैं। नेक्स्ट इज वर्ब। वर्ब क्या होता है? द स्टेट और एक्शन वर्ड इन अ सेंटेंस, द एक्शन विच इज टेकिंग प्लेस लाइक गोइंग, वॉकिंग, राइट, साइकिलिंग, स्विमिंग, ये सारी चीज़ें क्या है? वर्ब। वर्ड्स मतलब जो एक्शन हो रहा है, जो चीज़ें हो रही हैं उस टाइम पे, वो होती हैं वर्ड्स। नेक्स्ट क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन्स। एडजेक्टिव जो होते हैं इसको हिंदी में विशेषण कहते हैं। विशेषण, ठीक है। तो विशेषण में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हो, मतलब उसका इंपॉर्टेंस बताते हो, नाउन या प्रोनाउन की जो इंपॉर्टेंस बताते हो उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। तो एडजेक्टिव क्या होता है? गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन्स। जो नाउन या प्रोनाउन है उनके बारे में और ज्यादा एक्सप्लेन, जैसे स्वीट गर्ल, ब्यूटिफुल गर्ल, ओके, लाइक लवली फ्लावर्स। तो यहाँ पे जो लवली है ये फ्लावर्स की विशेषता, फ्लावर्स की इंपॉर्टेंस बता रही है कि फ्लावर्स कैसे हैं? लवली है, ठीक है। तो एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन की इंपॉर्टेंस को बताएं वो होते हैं एडजेक्टिव। नेक्स्ट इज एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब्स। यहाँ पे जो एडजेक्टिव था ये नाउन या प्रोनाउन के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा था, उसकी इंपॉर्टेंस बता रहा था। एडवर्ब में वर्ब की इंपॉर्टेंस जो बताते हैं वो एडवर्ब होते हैं, ठीक है। प्रोनाउंस। प्रोनाउंस क्या होते हैं? जो नाउन के जगह पे यूज करते हैं। लाइक हमारा नाम शुभी है और हम कोई एक पैराग्राफ लिख रहे हैं और उसमें बाद में बार बार मेरा नाम आ रहा है, तो हम बार बार शुभी शुभी नहीं लिख के हम शी का यूज करने लगेंगे। ही, शी, इट, दे, ये सब आप लोगों ने पढ़ा है ना। तो ये जो होते हैं, ये जो वर्ड्स हैं, ये हैं प्रोनाउंस। ये रिप्लेस करते हैं नाउन को, ठीक है। नेक्स्ट इज कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? एंड, इफ, नीदर, नॉर, ईदर, और, ये सारी चीजें जो थी ये कंजंक्शन के अंदर। इनका काम क्या होता है? दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ना, कनेक्ट करना, ज्वाइन करना, ठीक है। तो वो होते हैं कंजंक्शंस। नेक्स्ट इज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? गिव इंफॉर्मेशन अबाउट प्लेस एंड टाइम। हमको जो चीजें प्लेस, जगह या फिर टाइम, समय की बात बताती हैं कि एक पर्टिकुलर जो एक्शन है वो किस टाइम पे हुआ है या फिर वो किस जगह पे हुआ है, वो अगर बता रहा है तो वो होता है प्रीपोजिशन। जैसे अंडर, बीनीथ, इनसाइड, आउटसाइड, अलोंग, ठीक है, इन, ऑन, ये सारी चीजें क्या होती है? प्रीपोजिशंस।
इंटरजेक्शन, अब जैसे एट है, एट टाइम के वक्त यूज होता है, जैसे वी हैड आवर डिनर एट 11 PM, ठीक है। तो एट जो था यहाँ पे वो टाइम को डिस्क्राइब कर रहा है कि एट इस 11 बजे हमने अपना डिनर किया था, ठीक है। तो यहाँ पे एट, इन, ऑन, अंडर, बीनीथ, असाइड, अलोंग, ठीक है, आउटसाइड, इनसाइड, जो भी मतलब इस तरीके की जो चीज़ होती है जो टाइम को या फिर किसको, प्लेस को डिनोट करती हैं, वो होती है प्रीपोजिशंस। नेक्स्ट इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जैसे सबसे अच्छा, सबसे कॉमन जो व्हाट्सएप पे आजकल किसी को कुछ नहीं आता तो बस क्या लिखना है, हाय, हेलो, ठीक है। तो ये क्या, ये ज़्यादातर चीज़ें किस में, मतलब इंटरजेक्शन में क्या चीज़ें आती हैं, डिस्क्राइब अ साउंड, एक साउंड जो डिस्क्राइब करता है। हाय, हाय तो भाई ये कोई वर्ड थोड़ी ना है स्पेसिफिकली, ये कोई वर्ड नहीं है, ये हम हाय बोल रहे हैं, उस साउंड को डिस्क्राइब करता है HI, हाय, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल जैसे कुछ ले लेते हैं, एग्जाम्पल जैसे ओ, ये हमारी फीलिंग है, जैसे कुछ हमें शॉकिंग लगा तो हम ओ निकल जाता है ना, तो वो ओ। फिर हाय एग्जाम्पल दे चुकी मैं। ग्रेट, अभी कुछ अच्छा आपने किया हो या आपके सामने कुछ अच्छा हो रहा हो तो आप कहते हैं ग्रेट, वेल डन, कीप इट अप ना, ग्रेट बोलते हो। वैसे हुर्रे, वी वन द मैच, सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो आप बचपन से लेकर अभी तक पढ़ते आ रहे हो। तो ये सारी और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो साउंड को डिनोट कर ले होती हैं, बेसिकली वो होती हैं इंटरजेक्शंस। अभी नोट में हमने एक चीज़ क्या लिखा, मैंने आपको क्या बताया था कि कुछ मतलब ज़्यादातर जो स्कॉलर्स हैं वो इन 8 पार्ट को ही पार्ट ऑफ स्पीच के अंडर रखते हैं, बट कुछ स्कॉलर्स ऐसे भी हैं जो 9th पार्ट को भी इसमें इंक्लूड करते हैं। और वो 9th पार्ट क्या है, आर्टिकल। आर्टिकल क्या होते हैं, ए, एन एंड द। इसका वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है, वो भी मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगी, आप वहाँ जाके उसको डिटेल में पढ़ सकते हो। ए एंड द का जो यूज़ होता है वो होता है आर्टिकल। अभी आर्टिकल का काम क्या होता है, मॉडिफाई नाउन, नाउन को मॉडिफाई करना। लाइक ताजमहल, अभी ताजमहल को कभी आपने नहीं देखा होगा कि खाली ताजमहल लिखा हो, क्यों, क्योंकि उसको मॉडिफाई करने के लिए द ताजमहल, क्योंकि वो एक कुछ यूनिक चीज़ है, राइट। ताजमहल जो है वो कुछ यूनिक चीज़ है, उसके आगे द लगाते हैं, ठीक है। तो मॉडिफाई नाउन, आर्टिकल मॉडिफाइज नाउन, ठीक है। नाउन को मॉडिफाई करने का काम आर्टिकल का होता है, और आर्टिकल 3 होते हैं, ए, एन एंड द। तो अब आपसे मिलते हैं हम सेशन 7 में। नाउ लेट्स कम टू सेशन 7, ठीक है। तो अभी हमारे इस सेशन 7 के अंदर क्या आ रहा है, बेसिक पंचुएशन रूल्स। पंचुएशन रूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, बेसिक पंचुएशन रूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको 2 तरीके से पढ़ना है। पहला क्या है, रूल्स अबाउट कैपिटलाइजेशन, एंड सेकेंड वन इज रूल्स अबाउट पंचुएशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं रूल्स अबाउट कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन को लेकर के जो रूल्स हैं इंग्लिश ग्रामर में, उसको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट क्या है, कैपिटलाइज द फर्स्ट वर्ड ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस का जो सबसे पहला वर्ड होता है, उसका जो पहला लेटर है उसे हमेशा कैपिटल लिखना है, ठीक है। सेकंड रूल क्या होता है, कैपिटलाइज द पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं, आई, मी, यू, दे, ये सारे जो होते हैं ये क्या कैपिटलाइज होने चाहिए। पर्सनल प्रोनाउंस शुड बी कैपिटलाइज इन एनी सेंटेंस। थर्ड क्या है, कैपिटलाइज द नेम्स ऑफ पीपल, देयर इनिशियल्स, एब्रिविएशंस एंड टाइटल्स। सबसे पहले एब्रिविएशंस। एब्रिविएशंस क्या होते हैं, जो किसी एक चीज़ को शॉर्ट करके जो लिख दिया जाता है। जैसे एग्जांपल में ले लेते हो आप डॉक्टर, डॉक्टर को पूरा डॉक्टर लिखो, या फिर DR. ये भी तो डॉक्टर होता है ना। प्रोफेसर का PROF डॉट, प्रोफेसर बोलेंगे ना, तो वो होता है एब्रिविएशंस। तो अभी नेक्स्ट में हमें क्या कैपिटलाइज करना है, कैपिटलाइज द नेम ऑफ पीपल, मतलब नाउन, लोगों के नाम को हमेशा कैपिटल में लिखना है। और उसके बाद देयर एसेंशियल्स, और उसके एसेंशियल्स जो होते हैं, जो जैसे आगे कुछ ऑनरेबल है, रिस्पेक्टेड है, तो ये सारी चीज़ें भी क्या कैपिटलाइज करनी है हमें।
और एब्रीविएशंस अभी मैंने बताया जैसे डॉक्टर है तो डी जो होगा उसका कैपिटल होगा डी, देन स्मॉल आर डॉट डॉक्टर के लिए, ठीक है। तो एब्रीविएशंस भी कैपिटलाइज होंगे एंड देयर टाइटल्स जैसे स्पाइडरमैन, आयरन मैन, ये सब दिए गए हैं ना कुछ कुछ लोगों को, तो वो जो हैं वो भी हमेशा कैपिटलाइज फॉर्म में लिखे जाएंगे। नेक्स्ट क्या है और लास्ट है कि कैपिटलाइज द रिलीजन। आप जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिज्म, जो भी जिस भी रिलीजन के हो आप, उसको हमेशा मतलब आप ही नहीं, कोई भी रिलीजन जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। लैंग्वेज कोई है, कोई भी लैंग्वेज हो, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, पंजाबी, कोई सी भी लैंग्वेज हो वो हमेशा कैपिटल फॉर्म में लिखी जाएगी। रेसेस क्या होता है? ब्लैक एंड वाइट वाला जो सिस्टम था पहले, वो होता है रेसेस, कलर के बेसिस पे, ठीक है। तो जैसे काला गोरा होता है ना, तो वो है वो रेसेस उसको कहते हैं। तो रेसेस जो हैं वो भी हमेशा कैपिटलाइज फॉर्म में लिखे जाएंगे। नेम्स ऑफ मंथ के नाम जो हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये सारी चीज़ें भी कैपिटल फॉर्म में लिखी जाएंगी। देन डेज ऑफ अ वीक, एक हफ्ते के जो डेज होते हैं, दिन जो होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये सारे भी कैपिटल फॉर्म में लिखे जाएंगे। नेक्स्ट स्कूल सब्जेक्ट्स, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायो, फिज़िक्स, मतलब जितनी भी स्कूल सब्जेक्ट्स होते हैं वो भी हमेशा कैपिटल फॉर्म में लिखे जाएंगे एंड एट्सेट्रा एंड सो ऑन। मतलब इसी तरह और भी जो चीज़ें होती हैं वो भी कैपिटल फॉर्म में लिखी जाती हैं। अभी आ जाते हैं रूल्स अबाउट पंचुएशन। पंचुएशन क्या होता है? जितने भी सिंबल्स होते हैं लाइक फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन, कॉमा, कोलन, सेमी कोलन, इन्वर्टेड कॉमाज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो पंचुएशन होती हैं। तो यहाँ पे आपको पंचुएशन में कुछ स्पेसिफिक चीज़ मिली हुई है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला क्या है? कॉमा के बारे में पढ़ेंगे। कॉमा का एब्रीविएशन ये है, ये कॉमा तो आप लोग जानते होंगे ना, तो कॉमा, ठीक है। नेक्स्ट क्या, इसका जो रूल है वो क्या है? फॉर सेपरेशन ऑफ 2 और मोर आइटम्स। कॉमा हम कब यूज़ करते हैं? इट इज़ यूज्ड व्हेन वी हैव टू सेपरेट 2 और मोर आइटम्स फ्रॉम ईच अदर। जब हमें एक दूसरे से कुछ 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें हैं उसको एक दूसरे से अलग करना है तो हम कॉमा का यूज़ करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट रूल क्या है? विच रिमूव्स कॉमा। अभी जहाँ पे जिस सेंटेंस में विच लगा देंगे वहाँ अगर कॉमा लगा हो तो उस कॉमा को हटा के हम वहाँ पे विच यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़े होंगे जिसको नरेशन कहते हैं, उसमें आप यही करते हो, दैट लगाते हो, कॉमा हट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे रूल दूसरा है, यहाँ पे है कि विच लगाते ही कॉमा हट जाएगा। या तो आप कॉमा लगा लो या तो आप विच लगा लो, ठीक है। दोनों में से एक चूज़ करना पड़ता है। अभी दूसरा क्या है हमारा पंचुएशन? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का पहला रूल क्या है? यूज़ एट द एंड ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन जो होता है, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैंने आपसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन किया है, तो इसके एंड में जो होगा वो क्वेश्चन मार्क लगेगा। और सेकेंड पॉइंट क्या है? नॉट यूज एट द एंड ऑफ इनडायरेक्ट क्वेश्चन। इनडायरेक्ट क्वेश्चन जैसे हाउ यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो इस मतलब जो इनडायरेक्टली पूछा जाए, जो क्वेश्चन जो सीधे ना पूछ के इनडायरेक्टली वे में पूछा जाए, वो होते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन। तो उसके एंड में क्वेश्चन मार्क कभी भी यूज़ नहीं किया जाता है। थर्ड वन पंचुएशन क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क का पहला रूल है यूज़ फॉर एक्सप्रेसिंग अ सडन इमोशन। कोई भी सडन अचानक हुआ जो इमोशन हमारे अंदर, जो फीलिंग जो आई अचानक से, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं। जैसे हाउ शॉकिंग दिस फायर इज़, ठीक है। तो ये क्या है? सडन फीलिंग की आग को देखते ही हमारे मुझसे ये निकल गया, ठीक है, सडनली हुआ ना ये चीज़, तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पे यूज़ होगा। सेकेंड रूल क्या है? यूज्ड आफ्टर इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या था? डिनोट्स अ साउंड, ठीक है, डिस्क्राइब्स अ साउंड। तो इंटरजेक्शन के बाद यूज़ होता है, जैसे हुर्रे वी वन, तो डॉट लगेगा। एलास वी लॉस, व्हाट इज दिस, एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ ओ। जहाँ पे ओ से जो चीज़ें स्टार्ट होती हैं वहाँ पे इट इज़ प्लेस्ड आफ्टर नाउन। नाउन के बाद एक्सक्लेमेशन यूज़ का
एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ होगा नाउन के बाद। ओ हुआ, ओ के बाद नाउन लिखा जाएगा, उसके बाद फिर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ओ लॉर्ड, ओ गॉड कहते हैं ना, तो ओ गॉड, ओ लॉर्ड, तो लॉर्ड या गॉड जो है ये नाउन है एक तरीके का, तो यहाँ लॉर्ड या गॉड के बाद जाके वहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। फोर्थ वन इज अपोस्ट्रॉफी। अपोस्ट्रॉफी हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? टू शो द ओमिशन, जहाँ पे कुछ चीज़ें मतलब गायब कर दी जाती हैं। लाइक एग्जाम्पल ले लो, डोंट लिखना होता है, डू नॉट, डू नॉट लिखा जाता है, डू नॉट को हम लोग क्या लिखते हैं? डोंट। ये तो यहाँ पे हमने ये अपोस्ट्रॉफी लगाया, ये अपोस्ट्रॉफी लगाया, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ओमिशन हुआ है, ठीक है, यहाँ से कुछ चीज़ें गायब की गई हैं, इस वजह से हमने यहाँ पे ये लगाया है। इससे हमको ये पता चलता है कि डू नॉट को हमने डोंट बनाया है, ठीक है। तो ओमिशन की जगह पे मतलब ओमिशन शो करने के लिए हम अपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं, पहला रूल। सेकेंड रूल क्या है? टू डिनोट पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस को डिनोट करने के लिए भी हम अपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं। अब पॉजिटिव केस क्या होता है? पॉजिटिव केस होता है जैसे शुभीज, मतलब किसी का हक बताना, ठीक है, मतलब जैसे कोई सामान जिसका हो उसके बारे में बताना कि दिस मतलब दिस इज अनीताज हाउस, दिस पेन इज दिस इज मोहन्स पेन, ठीक है। तो मोहन्स अपोस्ट्रॉफी एस लगा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या पॉजिटिवनेस दिखाई जा रही है, किसी का हक बताया जा रहा है, किसी की चीज़ के बारे में बताया जा रहा है कि ये इसकी पर्टिकुलर इसी की चीज़ है वो, ठीक है, तो वो होता है पॉजिटिव केस। तो पॉजिटिव केस को डिनोट करता है अपोस्ट्रॉफी। इसका एग्जाम्पल ये था, इसका एग्जाम्पल है अनीताज पेन, ठीक है, ये अनीताज पेन। थर्ड रूल क्या है? टू फॉर्म द प्लूरल ऑफ लेटर्स एंड फिगर्स। लेटर या फिर फिगर के प्लूरल फॉर्म में बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं। इसमें एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा, जैसे अभी मैंने इससे पहले जो सेशन में बनाया था वहाँ पे मैंने लिखा था 5 C's। 5 C's को यूज़ रखो, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हमने यूज़ किया था? 5 C's ऐसे लिखा था ना, 5 C's, 5 अपोस्ट्रॉफी C, ठीक है। तो ये अपोस्ट्रॉफी के बाद सी, ये क्या है? फिगर है, 5 जो है ये फिगर है, फिगर को हमने प्लूरल फॉर्म में लिखा है 5 C's, ठीक है। तो ये एक प्लूरल फॉर्म में बन गया। नेक्स्ट दूसरा क्या है? अभी हम क्या करते हैं? लेटर को लेते हैं। लेटर के लिए हम लोग क्या करते हैं? ए अपोस्ट्रॉफी एस, एज, मतलब ए, जितने भी ए होंगे वो एज, ठीक है, वो सारे एक कैटेगरी में आ जाएंगे। अभी फिफ्थ वाला जो पंचुएशन है वो है हमारा, और ये लास्ट है आपकी बुक में, वो क्या है? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप बहुत कॉमन है, आप हमेशा बचपन से यूज़ करते आए हो। फुल स्टॉप आप जानते हो, एक डॉट होता है सिंपली, और उसका एक ही रूल है, वो किसी भी सेंटेंस के एंड में हमेशा यूज़ किया जाता है। मोस्टली अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है, बट ऐसा हम ना कह के हम बोल रहे हैं कि किसी भी एक सेंटेंस में यूज़ होता है एट द एंड। किसी भी एक सेंटेंस में उसके एंड में, उसके लास्ट में डॉट लगा के उसको एंड अप किया जाता है। ओके, जैसे अब हम ये वीडियो को एंड अप कर रहे हैं, ठीक है। तो फुल स्टॉप, सो पढ़ लेना। अभी आज के लिए इतना काफ़ी है। आगे मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ आप लोगों की डिमांड को फुलफ़िल करने की। मतलब ट्राई ही कर सकती हूँ, कुछ कह नहीं सकती, मगर मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ, और भगवान चाहेगा तो ज़रूर होगा, ठीक है। तो बस मिलते हैं फिर सेशन 8 में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।